राधे राधे ऑल ऑफ यू। मैं मनीषा, प्रतिस्पर्धा के ऑनलाइन क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक करंट टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है इन्वायरमेंटल इश्यू, पर्यावरण मुद्दे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम की या आप एकेडमिक में, ये बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होते हैं। आपके दिमाग में जरूर बात आती होगी कि धीरे धीरे कैंसर कैसे बढ़ता जा रहा है, हमारे अर्थ का टेम्परेचर कैसे इंक्रीज हो रहा है। इन सभी क्वेश्चनों को इंटरेस्टिंग वे में जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ प्रतिस्पर्धा ऑनलाइन क्लासेस पर। देखिए, आज मैं आपके लिए टॉपिक लाई हूँ जिसका नाम है ओजोन लेयर। सबसे पहले बात आती है कि ओजोन लेयर होता क्या है और ये हमारे लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। ओजोन लेयर जो है एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। इस तरह से जैसे आप यूं मान लें कि एक जैसे अर्थ है और अर्थ के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसका नाम है ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर जो है एक शील्ड है जो अर्थ के अंदर प्रेजेंट होती है स्ट्रेटोस्फीयर में, जो एब्जॉर्ब करती अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को। मतलब अर्थ के चारों ओर ये किस तरह की परत होती है, एक लेयर होती है जो एटमॉस्फेयर की एक लेयर है जिसका नाम है समताप मंडल, जिसको आप बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। उसके अंदर प्रेजेंट होती है और ये करती क्या है, सन से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। तो हम कह सकते हैं कि ओजोन लेयर जो है एक प्रोटेक्टिव, एक सुरक्षा कवच होता है जो पर्यावरण के समताप मंडल के अंदर प्रेजेंट होता है और जिसका काम है अल्ट्रा वायलेट को एब्जॉर्ब करना, ताकि अर्थ के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको प्रोटेक्शन मिल सके। तो दिस इज द ओजोन लेयर। अब बात आती है कि ओजोन लेयर जो है इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। तो देखिए, ओजोन लेयर जो है उसकी फॉर्मेशन जो है वो आपके ट्रोपोस्फियर और आपके स्ट्रेटोस्फियर में होती है। फॉर्मेशन समझने से पहले आप एक चीज को समझेंगे कि हमारी एटमॉस्फेयर जो है उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। अर्थ से लेके हमारा जो आप कह सकते हैं कंप्लीट इन्वायरमेंट है, उसको हमने 5 लेयर के अंदर डिवाइड किया हुआ है। आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। देखें, सबसे जो नीचे वाली जो लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, सबसे नीचे की जो लेयर है उसका क्या नाम है, उसका नाम है ट्रोपोस्फियर। ये सबसे लोवेस्ट लेयर होती है जिसका नाम है ट्रोपोस्फियर। ये लगभग 0 से लेके आप 12 किलोमीटर तक होती है। अर्थ सरफेस के सबसे नीचे लेयर को हम ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। उसके बाद सेकंड जो लेयर है उसका नाम है स्ट्रेटोस्फियर, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं समताप मंडल। उसके बाद आता है समताप मंडल के बाद नेक्स्ट आता हमारा मध्य मंडल, देन आता है हमारा आयन मंडल और लास्ट में आता हमारा बहिमंडल, जिसको हम एक्सोस्फीयर बोलते हैं। तो इस तरह से हमारे पूरे इन्वायरमेंट को डिवाइड किया हुआ है सरफेस से लेके टॉप तक। तो यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होता है कि पूरे इन्वायरमेंट को कितने लेयर में डिवाइड किया हुआ है। ऑप्शन है 5 लेयर में, 6 लेयर में, 4 लेयर में, 3 लेयर में। तो इस केस में आपका आंसर क्या होगा, 5 लेयर। क्या क्या है, सबसे पहले ट्रोपोस्फियर, देन आपका स्ट्रेटोस्फियर, देन मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। थर्मोस्फियर जो है इसका दूसरा नाम और है जिसको हम बोलते हैं आयन मंडल। ओके, देखिए अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इसकी जो आप कह सकते हैं जो डिस्टेंस है वो लगभग 0 से 12 किलोमीटर है। स्ट्रेटोस्फियर है वो लगभग हम कह सकते हैं 14 से लेके 35 किलोमीटर तक है। उसके बाद 35 से लेके 80 किलोमीटर, देन 80 से आप कह सकते हैं 800 और 800 से अबो जो है वो एक्सोस्फीयर होता है। दिस इज द अकॉर्डिंग एनसीईआरटी। इसलिए आपको एनसीईआरटी का डाटा याद रखना है क्योंकि एग्जाम में इसी को करेक्ट माना जाता है। कुछ अदर बुक्स में कुछ और डाटा दिए हुए हैं, आपको सिर्फ ध्यान रखना है 0 से 12 ट्रोपोस्फियर, उसके बाद 14 से 35 स्ट्रेटोस्फियर, उसके बाद मीजोस्फियर, उसके बाद आपका थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर।
ये सारी जो एटमॉस्फेयर लेयर है इन सभी का इम्पोर्टेंट रोल होता है। एक बार हमने देखा कि किस तरह ये प्रेजेंट होती है, देन ये वर्क कैसे करती, इतनी जरूरी क्यों है ये अर्थ के लिए। देखिए, आपसे क्वेश्चन फ्रेम करे और आपसे पूछे कि मौसमी जो घटनाएं हैं या इन्वायरमेंट के जो भी कंडीशन है वो किस लेयर के अंदर होती है, उस केस में आप आंसर कहेंगे ट्रोपोस्फियर में होती है। किस में होती है? ट्रोपोस्फियर में होती है। कैसे? जैसे आपको देखेंगे, आपको कूलिंग भी यही लगती है, हॉट भी यही, बारिश भी यही होती है, ठंड लगना, सर्दी, गर्मी, सारी एक्टिविटी किस में होती है? ट्रोपोस्फियर में होती है। उसके बाद ट्रोपोस्फियर के अंदर ओजोन का फॉर्मेशन भी होता है। लेकिन ट्रोपोस्फियर के अंदर जो ओजोन का फॉर्मेशन होता है वो प्लांट्स और एनिमल्स जो है उनके लिए हार्मफुल होती है। इसलिए आपसे पूछे कि बैड ओजोन का फॉर्मेशन एटमॉस्फेयर की किस लेयर में होता है, तो आपका आंसर आएगा ट्रोपोस्फियर। लेकिन जो गुड ओजोन है, जो हमारे लिए अच्छी होती है, उस ओजोन का फॉर्मेशन किसके अंदर होता है? स्ट्रेटोस्फियर में। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन फ्रेम होता है और आपसे पूछा जाए कि ओजोन लेयर जो है वो प्रेजेंट होती है, फर्स्ट ऑप्शन दिया आपको ट्रोपोस्फियर, सेकंड ऑप्शन आपको दिया स्ट्रेटोस्फियर जिसको आप समताप मंडल कहते हैं, थर्ड ऑप्शन दिया आपको मध्य मंडल, और फोर्थ ऑप्शन दिया आपको 1 और 2। इस केस के अंदर आप क्या करेंगे? अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो आप आंसर करेंगे 1 और 2, क्योंकि ओजोन लेयर तो आप ट्रोपोस्फियर में भी फॉर्म होती है और स्ट्रेटोस्फियर में भी। कैसे फॉर्म होती है उसको पढ़ने के बाद आप अच्छे से समझ पाएंगे कि ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर में फॉर्म क्यों होती है। तो इस टाइप से आंसर ये होगा। अगर ऑप्शन में ये आंसर ऑप्शन जो है इसके अंदर ये है ही नहीं, आपसे थर्ड ऑप्शन तो उसने दिया है मध्य मंडल जिसको आप मीजोस्फियर बोलते हैं, और फोर्थ ऑप्शन दिया है आपको आयन मंडल। इस केस में आप आंसर करेंगे स्ट्रेटोस्फियर, क्योंकि अच्छी ओजोन तो स्ट्रेटोस्फियर में फॉर्म होती है। इस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम होता है तो दोनों टाइम आप ध्यान रखेंगे। अगर ऑप्शन में दोनों है तो दोनों, अगर आपसे बैड और गुड ओजोन को अलग अलग तरीके से पूछता है तो आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर को करेंगे। उसके बाद आता है, तो ये बात हुई हमारे ओजोन लेयर की। अब बात आती है ओजोन लेयर इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, और हमारे लिए जब इतनी इंपॉर्टेंट है तो भाई हम अपने घर की छत पे बना ले। ऐसी क्या बात है कि ओजोन लेयर की फॉर्मेशन स्ट्रेटोस्फियर में होती है, मेजोस्फियर में क्यों नहीं होती, थर्मो में क्यों नहीं होती, और जो अच्छी ओजोन है वो ट्रोपोस्फियर में क्यों नहीं बनती है? भाई इसमें तो बैड ओजोन बनती है, तो अच्छी ओजोन ट्रोपोस्फियर में क्यों नहीं बनती है? ऐसा क्या बात है? तो हम कहेंगे बेटा स्ट्रेटोस्फियर के अंदर ओजोन बनने के लिए कुछ कंडीशन जरूरी है। ओजोन का फॉर्मेशन होने के लिए, ओजोन लेयर की जो फॉर्मेशन होती है उसके लिए कुछ कंडीशन होनी चाहिए। क्या कंडीशन? इक्वल तो टेम्परेचर होना चाहिए, इक्वल टेम्परेचर, एक समान ताप होना चाहिए, और हाई प्रेशर होना चाहिए, हाई दाब होना चाहिए। और ये दोनों की दोनों कंडीशन केवल और केवल स्ट्रेटोस्फियर में प्रेजेंट है। इसलिए ओजोन लेयर की फॉर्मेशन किस में होती है? स्ट्रेटोस्फियर के अंदर होती है। ट्रोपोस्फियर में जो ओजोन बनती है वो प्लांट्स और एनिमल के लिए हार्मफुल होती है, इसलिए उस जो लेयर है उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछे एग्जाम तो आप बता सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं, तो ये तो हमने देखा कि किस तरह से हमारे इन्वायरमेंट की अलग अलग लेयर होती हैं। मैंने आपको बताया सबसे नीचे ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटो, मीजो, थर्मो और आयनो, इन सब का भी रोल होता है। ये हम किसी अदर क्लास में पढ़ेंगे। जैसे स्ट्रेटोस्फियर के बाद मीजोस्फियर क्या है? ये एटमॉस्फेयर की सबसे कूलेस्ट लेयर होती है, जो सबसे ठंडी होती है। थर्मोस्फियर क्या है? अगर थर्मोस्फियर नहीं हो तो हमारी टेक्नोलॉजी, रेडियो, मोबाइल जो सब किसकी वजह से वर्क करते हैं? थर्मोस्फियर की वजह से, क्योंकि थर्मोस्फियर के अंदर कैटाइन और एनाइन प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं कैटाइन और एनाइन? आपको पता है कि इस तरह से कुछ कैटाइन और एनाइन होते हैं। जो थर्मोस्फियर है इसके अंदर कुछ कैटाइन, पॉजिटिव आयन और माइनस आयन प्रेजेंट होते हैं।
माइनस और प्लस आयन को क्या बोलते हैं, कैटायन और एनायन। इसकी वजह से रेडिएशन जो है वहां तक जाती है और वहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है। इसकी वजह से हमारे रेडियो, टीवी, सैटेलाइट्स ये सब वर्क करते हैं। और तो थर्मोस्फीयर क्या करती है, हमारे अंदर जो टेक्नोलॉजी है उसको क्या बनाती है, यूजफुल बनाती है। तो थर्मोस्फीयर है। उसके बाद एक्सोस्फीयर आता है, जिसके अंदर आप कह सकते हैं आपकी पूरी जो है एक तरह से जैसे चंद्रयान, ये सारी एक्टिविटी होती है। तो ये सब किसके अंदर आती है, एक्सोस्फीयर के अंदर आती है। तो ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर। कभी कभी एग्जाम में आपको इससे सीक्वेंस भी पूछ लिया जाता है कि एटमॉस्फेयर की लेयर का एक प्रॉपर सीक्वेंस बताइए, किस तरह से सीक्वेंस होता है। हम पढ़ रहे हैं ओजोन लेयर, तो हम ये बात करें कि जो ओजोन लेयर है ये बनती कैसे है। ये तो हमें पता चल गया कि ओजोन लेयर की फॉर्मेशन स्ट्रेटोस्फीयर में होती है और बेड ओजोन लेयर की फॉर्मेशन ट्रोपोस्फीयर में होती है। अब ऐसी क्या कंडीशन है कि जो ओजोन लेयर की जो फॉर्मेशन है वो किसके अंदर हो रही है, गुड ओजोन की फॉर्मेशन स्ट्रेटोस्फीयर में हो रही है। देखिए ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर आपको पता है दोनों के अंदर गैसेस होती हैं। तो जो ओजोन लेयर है वो इस तरह बनती, O2 का एक मॉलिक्यूल जब O से कंबाइन होता है तो O3 की फॉर्मेशन हो जाती है और इसी को हम ओजोन लेयर बोलते हैं या ओजोन बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, ओजोन बोलते हैं। दिस इज द ओजोन, इसको आप ओजोन बोलते हैं। ये ओजोन जो है वो कोई परमानेंट नहीं होती, ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है जो लगातार बनती रहती है और लगातार डिस्टोर्ड होती रहती है। तो जो ओजोन फॉर्मेशन की जो रिएक्शन है ये बैकवर्ड भी होती है और फॉरवर्ड भी होती है। मतलब इस तरह से ओजोन बनती भी है और इस तरह से O3 जो है O2 और O के अंदर ब्रेकडाउन होता रहता है। अब इसकी फॉर्मेशन कब होती है और ब्रेकडाउन कब होता है, तो आपसे पूछे ओजोन लेयर जो है उसके अंदर प्रोसेस होती है, तो आप कहेंगे उसके अंदर जो प्रोसेस होती है वो कैसी होती है, बैकवर्ड भी होती है और फॉरवर्ड भी, मतलब अगर दिशा में भी होती है और पश्चिम दिशा में भी, कंटिन्यू बनती भी रहती है और ब्रेकडाउन भी होता रहता है। तो देखिए कैसे, अगर अल्ट्रा वायलेट जो है वो लो फ्रिक्वेंसी की होती है तो O2 जो है O के साथ कंबाइन होती है और O3 बना देती है। अगर अल्ट्रा वायलेट रे जो है वो हाई फ्रिक्वेंसी की होती है तो O3 जो है उसका ब्रेकडाउन हो जाता है O2 प्लस O में। तो हम ये कह सकते हैं कि ओजोन लेयर के फॉर्मेशन और उसके ब्रेकडाउन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, अल्ट्रा वायलेट रे। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन फ्रेम होता है कि ओजोन लेयर के फॉर्मेशन के लिए कौन सी रे रेस्पॉन्सिबल है, तो उस केस में आपका आंसर होगा अल्ट्रा वायलेट रे। अगर इसकी कंसंट्रेशन लो है, मतलब पेंट्रेशन पावर थोड़ी सी कम है, तो ये ओजोन की फॉर्मेशन करती है। अगर अल्ट्रा वायलेट जो है उनकी हाई फ्रिक्वेंसी है तो ये ओजोन को क्या करती, ब्रेकडाउन करती है। तो ओजोन जो है रेगुलर कंटिन्यू बनती भी रहती है और ब्रेकडाउन भी होती रहती है, किसके अंदर, स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर। तो इस तरह से ओजोन लेयर का फॉर्मेशन होता है और इसका फॉर्मेशन किसके लिए होता है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से इसका फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि ओजोन लेयर होती क्या है, देन उसके बाद उसका फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर में होता है, किस तरह से होता है। तो हमने कहा कि ओजोन लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर बनती है क्योंकि वहाँ पर इक्वल टेम्परेचर होता है और हाई प्रेशर होता है, जिसके कारण O2 का एक मॉलिक्यूल O से कंबाइन हो जाता है और O3 की फॉर्म करता है, जिसे ओजोन लेयर बोलते हैं। अब बात आती है कि ओजोन लेयर हमारे लिए इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये धीरे धीरे डिप्लीट होती जा रही है। तो इसके डिप्लीट होने के लिए कौन से जो फैक्टर हैं वो रेस्पॉन्सिबल हैं कि जिसकी वजह से ओजोन लेयर जो है डिप्लीट हो रही है। तो ओजोन लेयर के डिप्लेशन के लिए कुछ केमिकल्स होते हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसको हम बोलते हैं CFCl2, सेकेंड आप कह सकते हैं CFC14 एंड CFE113। इस तरह बहुत सारे इसके आइसोटोप होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन के। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बहुत सारे आइसोटोप होते हैं। अब आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोटोप क्या होता है बेटा, एक ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है और मास नंबर अलग अलग होता है, उसे आइसोटोप कहते हैं। तो इस तरह से जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो उसके एक आइसोटोप होते हैं। जैसे आपने
प्रीवियस छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, कार्बन के दो आइसोटोप है, C12 और C14। इसी तरह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन के भी दो आइसोटोप्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं। अब आपके मन में आएगा मैम कैसे डिप्लीट करते हैं। एक्चुअली होता क्या है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है ये हमारे बहुत सारी जगह पर यूज होता है। आप बता सकते हैं किस किस में यूज होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो कूलिंग इफेक्ट देते हैं, जैसे आपका एसी हुआ, आपका फ्रिज हुआ, इन सब के अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है, लाइट की प्रेजेंस में, पेंट इंडस्ट्री में भी इसका यूज किया जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर जैसे लाइट गिरती है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल इस दीवार पर हमने पेंट किया हुआ है और ये पेंट के अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन की कंसंट्रेशन होती है। जैसे इसके ऊपर लाइट गिरती है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ब्रेकडाउन हो जाता है और इस तरह से क्लोरीन गैस बनती है और साथ में CFC बनता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के ब्रेकडाउन होने से जो क्लोरीन बाहर निकलती है, ये क्लोरीन क्या करती है, ये क्लोरीन O2 के साथ रिएक्ट करती है। जैसे O3 है, इसके साथ रिएक्ट करती है और O3 को ब्रेक डाउन कर देती है O2+O में। इस तरह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करते हैं, क्लोरीन जो ओजोन लेयर है उसका डिप्लेशन करते हैं। अभी अभी एक PCS एग्जाम हुआ, उसमें क्वेश्चन पूछा RAS में। क्या क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन ये पूछा कि ओजोन लेयर के डिप्लेशन के लिए कौन सी गैस रेस्पॉन्सिबल है। एक बार देखेंगे आप क्वेश्चन को, ओजोन लेयर के डिप्लेशन के लिए कौन सी गैस रेस्पॉन्सिबल है। पहला क्वेश्चन पूछा फ्लोरीन, दूसरा ऑप्शन पूछा क्लोरीन, थर्ड ऑप्शन पूछा CFC और फोर्थ ऑप्शन पूछा ओल। तो आप क्या आंसर करेंगे। देखिए आंसर क्या आएगा, इस केस में 99% बच्चे बोलते हैं फ्लोरीन, क्योंकि हमें लगता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ब्रेकडाउन होगा तो कौन सी गैस बाहर निकलेगी, फ्लोरीन। लेकिन अभी ये देखा हमने, जैसे लाइट गिरी तो कौन सी गैस फॉर्म हुई है, क्लोरीन। तो आप कहेंगे ओजोन लेयर के डिप्लेशन के लिए कौन सी गैस रेस्पॉन्सिबल है, तो उस केस के अंदर कौन सा आंसर होगा, कौन सी गैस रेस्पॉन्सिबल है, क्लोरीन। लेकिन क्वेश्चन अलग तरीके से आए और आपसे पूछे कि जो ओजोन लेयर के डिप्लेशन के लिए कौन सा पदार्थ रेस्पॉन्सिबल है, उस केस में आप कहेंगे CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो आप क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे कि उसने आपसे गैस पूछा है या आपसे पदार्थ पूछा है। अगर पदार्थ पूछता है तो आपका आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और अगर आपसे गैस पूछता है तो आंसर होगा क्लोरीन गैस। IAS में क्वेश्चन आया, यहाँ से क्या क्वेश्चन आया, क्वेश्चन ये था कि क्लोरीन का एक मोलिक्यूल कितने ओजोन लेयर को डिप्लीट कर सकता है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, क्लोरीन का एक मोलिक्यूल 1 लाख ओजोन जो मोलिक्यूल हैं उनको डिप्लीट कर सकता है। तो आप सोचो हम डेली लाइफ में कितना क्लोरीन का यूज करते हैं, वाटर को प्योर करने में, कपड़ों की ब्लीचिंग करने में, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में, इन सब में इतनी सारी क्लोरीन यूज होती है। इस वजह से ओजोन लेयर क्या होती जा रही है, डिप्लीट होती जा रही है। तो क्लोरीन का एक मोलिक्यूल 1 लाख ओजोन को डिप्लीट कर सकता है। तो मैंने बताया कि ओजोन का डिप्लेशन किसकी वजह से हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है उसका ब्रेकडाउन होता है, क्लोरीन की वजह से हो रहा है, क्योंकि हम इंडस्ट्री में इस पदार्थ का बहुत सारा यूज करते हैं। उसके बाद आया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इसकी वजह से कुछ और भी केमिकल्स होते हैं, कुछ कार्बन, क्लोरीन, फ्लोरीन और कुछ केमिकल होते हैं जो क्या करते हैं, कुछ ऐसे एटम्स या ऐसे आयंस बनाते हैं जो क्या करते हैं, ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं। लेकिन मेन जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बाकी इन सब से भी होता है, लेकिन इन सब से जो इसकी आप कह सकते हैं कंसंट्रेशन कम होती, मेन जो है वो क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। लेकिन गैस पूछे तो कौन सी गैस कहेंगे आप, क्लोरीन। फ्लोरीन भी थोड़ी सी मात्रा में करता है, लेकिन ऑप्शन में अगर क्लोरीन है तो आपको फर्स्ट ऑप्शन कौन सा क्लिक करना है, क्लोरीन करना है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट हो रही है क्लोरीन गैस और क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। उसके बाद आता है कि ओजोन लेयर की थिकनेस जो होती है वो किससे मेजर करते हैं और कैसे पता किया जाता है कि ओजोन लेयर की थिकनेस कहाँ पर कितनी है। देखिए ओजोन लेयर की थिकनेस जो है वेरी करती है। आज से लगभग मैं
100 या 200 साल पहले की बात करूं तो ओजोन लेयर जो है वो लगभग 1500 DU थी, लगभग मैं कह सकती हूँ। अकॉर्डिंग टू NCERT डाटा दिया हुआ है, इतनी DU थी। 1492 DU आज से 100-200 साल पहले थी। इसलिए आपने देखा होगा कि हमारे ग्रांड मदर, ग्रांड फादर या हमारे उससे पहले की जनरेशन जो है, उनमें से किसी को भी कैंसर नहीं होता था, है ना। किसी को भी स्किन का कोई इश्यू नहीं होता था, एलर्जी, इन्फेक्शन, इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। पूरे दिन धूप में वो खेतों में काम कर सकते थे क्योंकि उनको एलर्जी, इन्फेक्शन, क्योंकि ओजोन लेयर क्या थी, थिक थी। ओजोन लेयर थिक थी मतलब उसकी मोटाई ज्यादा थी, और मोटाई ज्यादा थी इस वजह से अल्ट्रावायलेट हमारे अर्थ तक आ ही नहीं रही थी, और उसकी वजह से हमें एलर्जी, इन्फेक्शन, इस तरह की कोई चीजें नहीं होती थी। तो ओजोन लेयर की थिकनेस अगर मैं पहले बात करूं तो लगभग इतनी थी, लेकिन आज के टाइम जब 2021 में डाटा आए तो ओजोन लेयर की जो थिकनेस थी वो लगभग 300 DU थी। अब DU क्या होता है, देखिए बेटा, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर, हर यूनिट को, कोई भी यूनिट है वो क्या होती है, किसी ना किसी मैटर को क्या करती है, मेजर करती है। जैसे आप देखते हैं टाइम को हम सेकंड में मेजर करते हैं, वेट को हम किलोग्राम में करते हैं, ऐसे ही ओजोन लेयर की थिकनेस को जो है हम डोप्शन में मेजर करते हैं। डोप्शन एक यूनिट होती है, एक साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको दिया था डोप्शन, तो इसकी यूनिट पूछे डोप्शन। लेकिन आपसे गलती कैसे होती है, आपसे क्वेश्चन पूछा ओजोन लेयर जो है उसकी यूनिट क्या होती है, तो आप ऑप्शन में DU भी दे सकता है और DB भी दे सकता है। आपको ध्यान रखना है DB तो साउंड की यूनिट होती है, ठीक है, क्योंकि दोनों एक जैसे दिखते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ओजोन लेयर जो है उसकी जो यूनिट होती है वो डोप्शन होती है, और एट प्रेजेंट ओजोन लेयर कितनी है, लगभग 300 DU प्रेजेंट है ओजोन लेयर। अब बात आती है ओजोन लेयर क्या वेरी करती है, बिल्कुल। ओजोन लेयर जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल ये हमारी अर्थ है, इस अर्थ के ऊपर ये ओजोन लेयर बनी हुई है। इस ओजोन लेयर की थिकनेस वेरी करती रहती है, कहीं पर तो ये थोड़ी थिक होती है और कहीं पर थिन होती है। अगर मैं इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करूं तो आप क्या देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में ओजोन की जो थिकनेस है वो इतनी है 300 DU। उसके बाद दिल्ली के आसपास ये 290 है। ऐसे अलग अलग स्टेट के अंदर इसकी जो कंसंट्रेशन है वो अलग अलग होती है। तो ओजोन लेयर जो है वो आप कह सकते हैं कि अलग अलग तरीके से वेरी करती है, कहीं पर ज़्यादा है और कहीं पर कम है। गर्मियों में इसकी थिकनेस ज़्यादा होती है और सर्दियों में ये आप कह सकते हैं थिन हो जाती है। उसके लिए कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर रेस्पॉन्सिबल हैं, जैसे आप यूँ समझ सकते हैं ओजोन लेयर जो है उसका होल कहाँ पर प्रेजेंट है, अंटार्कटिका में। अब आपके मन में बात तो आई होगी कि मैम अंटार्कटिका में क्यों होता है, क्योंकि बेटा वहाँ पर जो स्नो है, जो बर्फ है, जो आइस है, वो एक कैटालिस्ट का काम करती है, जिसको आप बोलते हैं उत्प्रेरक। उत्प्रेरक आइस जो होती है ओजोन लेयर डिप्लेशन के लिए कैटालिस्ट का काम करती है। कैटालिस्ट एक एंजाइम की तरह बिहेव करते हैं, जो रिएक्शन की जो कैपेसिटी है, जो रिएक्शन को करने की जो प्रोसेस है उसको इंक्रीज कर देते बिना यूज हुए। इसलिए ओजोन लेयर का जो होल है वो कहाँ पर है, अंटार्कटिका में है, क्योंकि आइस वहाँ पर एज ए कैटालिस्ट वर्क करती है। होल का मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ पर होल है, होल का मतलब है कि जैसे इतनी थिक है और यहाँ पर ये थोड़ी थिन हो गई है, इतनी कंसंट्रेशन है, इसी को हम ओजोन होल बोल देते हैं। लेकिन रियल में ये होल नहीं है, इस तरह थिन अगर हो जाती है तो हम उसको होल कह देते हैं। तो ओजोन लेयर जो है वो पोल के ऊपर मैक्सिमम होती है, इक्वेटर पर मिनिमम होती है, और नवंबर और दिसंबर में जो है आप कह सकते विंटर के टाइम, सर्दियों में ये जो है विंटर के टाइम जो है ये कैसी होती है, थिन होती है, और गर्मियों के टाइम ये क्या हो जाती है, थिक हो जाती है। इस तरह से ओजोन लेयर जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ओजोन लेयर जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से डिप्लीट होती है। ओजोन लेयर की थिकनेस जो है वो हम डोप्शन यूनिट के अंदर मेजर करते हैं। ओजोन लेयर जो है टाइम के साथ साथ वेरी करती रहती है। अगर 2018 के आप डाटा उठाएंगे तो ओजोन लेयर की जो थिकनेस थी वो 92 DU थी,
लेकिन जब कोरोना आया तो हमारी ओजोन लेयर थोड़ी सी कैसी हो गई, हेल्दी हो गई, और उसकी थिकनेस कितनी हो गई, लगभग 300 DU। ठीक है, तो ओजोन लेयर फॉर्मेशन भी होता रहता है और ओजोन लेयर डिप्लीट भी होती रहती है। इस तरह से ओजोन लेयर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है कि ओजोन लेयर जो है उसके क्या क्या अफेक्ट पड़ते हैं हमारी बॉडी के ऊपर, और हमारे लिए इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है ओजोन लेयर। देखिए, ओजोन लेयर है उससे बहुत सारे अफेक्ट हो रहे हैं हमारे ह्यूमन बॉडी के ऊपर, या मैं कहूँ कि प्लांट और एनिमल के ऊपर। ओजोन लेयर के डिप्लेशन हो जाने की वजह से हमारे स्किन के अंदर इन्फेक्शन स्टार्ट हो गए हैं। पहले हम देखें कि लोग जो है पूरे दिन धूप में वर्क कर सकते थे, अब हम थोड़ी देर भी धूप में जाते हैं तो हमें स्किन के अंदर एलर्जी, रैसेस या इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती। क्यों? क्योंकि ओजोन लेयर डिप्लीट हो चुकी है, जिसकी वजह से अल्ट्रा वायलेट जो रे है वो डायरेक्ट हमारी स्किन पर आ रही है। जैसे आप इस बात को इस तरह अंडरस्टूड कर सकते हैं, जैसे आप खड़े हैं और जैसे ही आप धूप में खड़े हैं तो आपकी स्किन के ऊपर आकर अल्ट्रा वायलेट गिरी। जैसे अल्ट्रा वायलेट गिरती है, अल्ट्रा वायलेट में पेंट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है। पेंट्रेशन का मतलब होता है अंदर तक जाने की। और मान लो ये आपकी स्किन है, उसकी सेल है, उसमें गई और सेल के अंदर ये आपके जेनेटिक मटेरियल तक पहुंच जाती है, आपके DNA तक पहुंच जाती है, और DNA के अंदर पहुंचकर ये आपके जीन्स के अंदर चेंज कर देती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो सेल डिवीजन होता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, कोशिका विभाजन, वो इनरेगुलर हो जाता है। इस कॉन्सेप्ट को आप ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपकी बॉडी की सेल है, ये न्यूक्लियस होता है और इसी के अंदर जेनेटिक मटेरियल DNA होता है। जब हमारी बॉडी के अंदर डिवीजन होते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। ये डिवीजन भी अलग अलग टाइप्स के, हम किसी क्लास में इसको पढ़ेंगे। एक डिवीजन होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस, जिसको हम बोलते हैं समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन। जब हमारी बॉडी में मियोसिस होता है तो हमारी बॉडी की एक सेल जो है वो 4 सेल में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन क्रोमोजोम नंबर कितने हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, 23 हो जाते हैं। और इसी तरह से जब हमारी बॉडी के अंदर माइटोसिस होता है तो एक सेल से कितनी सेल बनती, 2 सेल बनती हैं, लेकिन क्रोमोजोम नंबर क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। इसी तरह से जैसे ये हमारी सेल थी, इस सेल के ऊपर जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन गिरी, जैसे ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इस सेल पर आ रही है, जैसे इस सेल पर आई तो इस सेल के अंदर इन्होंने डिवीजन को इनरेगुलर कर दिया। मतलब 1 से 2 सेल बननी थी, लेकिन 1 से कितनी सेल बन गई, मान लो 10 सेल की फॉर्मेशन हो गई, और ये एक वोंड जैसे स्ट्रक्चर बन गई। इसी गांठ को या इसी वोंड को ही कैंसर बोलते हैं। तो कैंसर होता क्या है कि सेल के अंदर इनरेगुलर डिवीजन होने की वजह से जो वोंड की फॉर्मेशन होती है, जो गांठ बनती है, उसी को क्या बोलते हैं, कैंसर बोलते हैं। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो है सेल डिवीजन इनरेगुलर हो जाता है और उसकी वजह से कैंसर हो जाती है। एलर्जी, इन्फेक्शन ये सब हो जाते हैं स्किन के अंदर। तो स्किन जो कैंसर है वो डैमेज करती है और इसकी वजह से आप कह सकते हैं क्या क्या हो रहा है, मतलब एलर्जी हो रही है, इन्फेक्शन हो रहा है और सेंसेशन से रिलेटेड क्या हो रहे हैं, इश्यू हो रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर। उसके बाद आता है हमारा इम्यून सिस्टम डैमेज हो रहा है। इम्यून सिस्टम क्या होता है, हमारा होता है प्रतिरक्षी तंत्र। प्रतिरक्षी तंत्र का मतलब होता है हमारे बॉडी की कैपेसिटी होती है जो डिजीज से क्या कर सकती, फाइट कर सकती है। तो डिजीज से फाइट करने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, क्योंकि सेल के अंदर जो DNA है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे हमारी इम्यूनिटी कम होने लग जाती है। उसके बाद रिडक्शन ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन, ऑब्वियसली से बात है, प्लांट्स भी किसके मिलकर बने हैं, सेल से मिलकर बने हैं, और सेल से मिलकर बने हैं तो उनकी सेल के अंदर भी इफेक्ट आएगा, और जब सेल डैमेज होना स्टार्ट होगी तो क्रॉप का प्रोडक्शन भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो हम कह सकते हैं कि ओजोन लेयर डिप्लेशन से हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंज आ रहे हैं, स्किन कैंसर, एलर्जी, इन्फेक्शन ये सब बढ़ते जा रहे हैं। इसके कारण हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता जा रहा है, इसलिए नई नई बीमारियां आ रही हैं, जैसे कोविड हुआ या कोई बहुत सारी आई फ्लू हुआ, इस तरह की बीमारियां इंक्रीज होती जा रही हैं। थर्ड जो हम कह सकते हैं,
इसकी वजह से हमारी क्रॉप प्रोडक्शन भी क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। तो ये ओजोन लेयर जो है उसके डिप्लीट होने के अफेक्ट हैं जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर दिखाई देते हैं। अब बात आती है जब ये हमारे लिए इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो क्यों नहीं हम इसको प्रोटेक्ट करें। तो ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए 16 सितंबर को ओजोन डे सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि हर किसी को अंदर ये अवेयरनेस हो कि ओजोन लेयर को हम कैसे डिप्लीट होने से बचा सकते हैं। तो 16 सितंबर जो है उसको ओजोन डे मनाया जाता है पर ईयर। अब ये ओजोन लेयर इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और ये बात भी हमें पता चली कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्या हो रहा है, इसका डिप्लेशन हो रहा है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के डिप्लेशन की वजह से ओजोन लेयर डिलीट होती जा रही है। तो बहुत सारे, अब हम एक लेवल पे तो ऐसा कर नहीं सकते, तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर सभी जो नेशनल हैं उन्होंने बैठकर एक प्रोटोकॉल बनाया, और ये प्रोटोकॉल 16 सितंबर 95 के अंदर बना। इसका नाम दिया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल में सभी देशों ने अपने साइन किए और ये एग्रीमेंट किया कि हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन के प्रोडक्शन को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। उसके अंदर एक फिक्स डाटा रखा गया है कि डेवलप कंट्री जो है कितना यूज कर सकते हैं और डेवलपिंग कंट्री कितना यूज कर सकते हैं। जैसे इंडिया जो है वो डेवलपिंग कंट्री के अंदर आता है तो हमारे लिए अलग प्रोटोकॉल बने, अमेरिका डेवलप कंट्री के अंदर आता है उसके लिए अलग कंसंट्रेशन डिसाइड की गई कि इससे ज़्यादा आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज नहीं करेंगे। उससे पहले हमारे सभी फ्रिज में क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज किया जाता था कूलिंग इफेक्ट के लिए, उसके बाद से फ्रिज में अमोनिया गैस का यूज किया जाने लगा। तो आपसे पूछा जाए एट ए प्रेजेंट जो है कि फ्रिज में कौन सी गैस का यूज करते हैं, अमोनिया, और उस टाइम कौन सी गैस यूज करते थे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्योंकि ओजोन लेयर को हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से कैंसर, एलर्जी ये सब इंक्रीज होते जा रहे हैं। इसलिए बैठ के डिसाइड किया गया इस प्रोटोकॉल में कि हम सब क्या करेंगे, इसके प्रोडक्शन को या इसके यूज को कम करेंगे ताकि ओजोन लेयर को डिप्लीट होने से कम किया जा सके। उसके बाद जो है हर ईयर जो है ओजोन डे को सेलिब्रेट करते हैं। 2022 में ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक थीम रखी गई जिसका नाम था ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, कि भाई हम एक कंट्री तो ऐसा नहीं कर सकता, सभी कंट्री मिलकर एक ऐसा कोऑपरेशन करें ताकि अर्थ की लाइफ को सेव कर सकें। अगर लाइफ अर्थ के अंदर ओजोन लेयर होगी तो आराम से लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाएंगे, हमारे अंदर डिजीज इंक्रीज नहीं होंगे, इन्फेक्शन नहीं होंगे। इस तरह इसकी कोटेशन ये रखी गई। और 2023 के अंदर इसकी जो कोटेशन है, अभी 16 सितंबर आ रहा है, हम सबको ओजोन डे जो है वो सेलिब्रेट करना है और लोगों को अवेयर करना है कि किस तरह से इस इम्पोर्टेंट ओजोन लेयर को हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ओजोन लेयर की जो थीम है वो रखी गई, क्या रखी गई, फिक्सिंग द ओजोन लेयर रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज, कि ओजोन लेयर को हम फिक्स करके जो हमारी क्लाइमेट में जो जो प्रॉब्लम हो रही है, जो जो इश्यू हो रहे हैं उनको कम कर सकते हैं। मतलब कि भाई आप देखते हैं कि ओजोन लेयर जो है वो धीरे धीरे डिप्लीट होती जा रही है। आज से मैं 100 ईयर पहले बात करूं तो लगभग ये इतनी डीयू थी, उसके बाद 2000 में ये लगभग 92 डीयू थी, और एट ए प्रेजेंट टाइम 2023 में जो डाटा है वो है 300 डीयू। तो ये सब किस लिए हुआ, देखो डिक्रीज हो रही थी, इतनी कम हो गई थी, लेकिन हम सब ने बैठ कर ये डिसाइड किया, लोगों को अवेयर किया, और उसके बिहाफ पे देखो हमने कितनी ज़्यादा इसको इंक्रीज कर लिया ताकि हम क्या कर सकें, अर्थ की जो लाइफ है उसको सेव कर सकें। तो इस क्लास के अंदर हमने ये देखा कि ओजोन लेयर हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, और ओजोन लेयर जो है वो एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर दोनों में फॉर्म होती है। क्यों फॉर्म होती है, क्योंकि उसके लिए इक्वल टेम्परेचर और हाई प्रेशर चाहिए, और ये दोनों कंडीशन किस में है, स्ट्रेटोस्फीयर में है। ट्रोपोस्फीयर के अंदर भी आपको पता है O2 तो होती है, और ट्रोपोस्फीयर के अंदर भी तो अल्ट्रावायलेट पहुंचती है, और इसलिए O से जुड़कर क्या बना देती है, O3 बना देती है। लेकिन ये वाली जो ओजोन लेयर है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे लिए ह्यूमन बीइंग के लिए कैसी होती है, बैड होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, बैड ओजोन बोलते हैं, क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, जीव जंतुओं के लिए हार्मफुल होती है। तो गुड ओजोन कहाँ पर बनती है, स्ट्रेटोस्फीयर में।
बनाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल, अल्ट्रावायलेट रे, और ब्रेकडाउन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऐसे ही करंट इश्यू के टॉपिक देखने के लिए आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए। अगला हम टॉपिक पढ़ेंगे कि आपने कभी सोचा होगा कि एक बार हरित क्रांति हुई, दोबारा क्यों नहीं हुई। चलो जुड़ते हैं हम इस टॉपिक के साथ। थैंक यू।